अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शहजाद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में सेहत की शोबे की बात करें तो हर दूसरा घर में कोई ना कोई मरीज़ इस वक्त मौजूद है। हर दूसरा बंदा अवाम में कोई सेहत के किसी ना किसी हवाले से इश्यूज़ का जो है ना वो शिकार है। इस वक्त हम लाहौर के एक निजी होटल में मौजूद हैं और यहाँ पर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदार मौजूद हैं। आज उनकी हलफबरदारी है और आज यहाँ पर पंजाब के स्पीकर मोहम्मद अहमद खान साहब और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब भी आज यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं और वो उनका पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान की हलफबरदारी करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। उनके एजाज़ में उन्होंने एक शाइया रखा है। तो आज हम आपको मिलाएंगे पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के ओहदेदारान से, हेल्थ मिनिस्टर साहिबान से। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि पाकिस्तान में ख़ुसूसन पंजाब में ये हेल्थ रिफॉर्म्स किस तरह होनी चाहिए, इनको PMA को किस तरह इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, PMA के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसके साथ साथ गवर्नमेंट क्या चाहती है, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सरपरस्त आला प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि PMA के जो इलेक्शन है वो कितनी देर बाद होता है? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें जी, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जमहूरी रवायात को रखने वाली तंजीम है और अल्हम्दुलिल्लाह हर 2 साल बाद PMA लाहौर के, PMA पंजाब के, PMA सेंटर के तीनों तंजीमों के हमारे इलेक्शन होते हैं। और इस साल हमारा इलेक्शन ये था, PMA लाहौर के इलेक्शन हुए हैं, PMA पंजाब के इलेक्शन और PMA सेंटर के इलेक्शन हुए हैं। और आज हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर की तरफ से, जिसका मैं आउटगोइंग प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोग इंशाल्लाह ये रिसेप्शन जो ऑर्गेनाइज़ की है ताकि हम बेहतर तरीके से जो जमहूरी रवायात हैं उनको और जो अच्छी हमारी हैं सारी चीज़ें उनको सारी आपके सामने पेश कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ हुकूमत की तरफ से, वज़ीर सेहत तशरीफ़ लाए हैं ख्वाजा सलमान रफीक साहब, इसी तरह स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक साहब तशरीफ़ लाए हैं। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हुकूमत ने ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल के जो करने के लिए, और इसी तरह चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के उनके प्रेसिडेंट आए हुए हैं, रशियन फेडरेशन के ऑनरेरी जो हैं हमारे कौंसलर वो तशरीफ़ लाए हैं, कज़ाकिस्तान के ऑनरेरी कौंसलर वो तशरीफ़ लेके आए हैं, सेनेटर असद अशरफ साहब हैं, और इस तरह बहुत सी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे। अच्छा सर, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात भी रहे माजी में, ठीक है, बहुत सारे आपके हेल्थ केयर कमीशन के साथ भी आपके बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात रहे, वो सारे मामला किस नहज पर पहुँचे? मैं समझता हूँ दिस इज़ ऑलवेज़ अ ऑनगोइंग प्रोसेस, और उस प्रोसेस के अंदर हुकूमत को जो तंजीमें हैं उनके साथ मिल बैठ के अल्टीमेटली हमारा गोल एक ही है कि यहाँ पे मरीज़ों को बेहतरीन जो सेहत है वो सहूलियात हम फराहम करें, और उसके अंदर सारी तंजीमें अपना किरदार अदा करती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा से एक पॉजिटिव रोल प्ले करती है। हेल्थ केयर कमीशन हो, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हो, महकमा सेहत हो, उसके अंदर हमारी एक ही ख्वाहिश होती है कि मरीज़ों को अच्छा इलाज और मेडिकल एजुकेशन के अंदर अच्छी तरबियत जो हो, और सर्टनली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं उनकी मेंटल सेटिस्फेक्शन वो इसेंशियल है हमारे लिए। अच्छा सर, PMA की जो बॉडी है वो आम अजला में भी है, दूसरे पूरे पंजाब में? बिल्कुल, ना सिर्फ पंजाब में, पूरे पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील के अंदर जो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट करती है। और हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही ऐसा आता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट से आने के बाद फिर डिवीजन है, डिवीजन जो उसके साथ शामिल होते हैं, फिर प्रोविंसेस हैं, प्रोविंसेस के बाद जो है सेंटर उसके साथ आता है। दिस इज द कमिटी। सर, आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के अस्पतालों में जो इलाज मुआवजा हो रहा है मरीजों का, उससे PMA किस हद तक मुतमिन है? PMA को शामिल करना चाहिए, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, और PMA इंशाल्लाह ताला अपनी खिदमत हमेशा खुले दिल के साथ रखेगी ताकि पॉजिटिव इनपुट हमारी तरफ से आए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। जी, मेरे साथ इस वक्त PMA के नव मुंतखब सदर प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप PMA के सदर मुंतखब हुए हैं। तो आप आइंदा 2 सालों में PMA को क्या प्रायोरिटी देंगे? देखिए, हमारा 3 इशू है, एक तो डॉक्टर कम्युनिटी, एक अवामुन्नास, और हमारा जो सेक्टर जो प्रायोरिटी का है वो है हेल्थ, इसका ईज़ आए और उसके हालात बेहतर हो, और उसके लिए उसी एजेंडे पे काम करना है हमने। इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में कुछ पॉजिटिव तब्दीलियाँ लेके आएंगे और एजेंसीज़ को रैशनलाइज भी करेंगे, साथ हेल्थ डिपार्टमेंट को भी और हुकूमत को भी, कि अवाम उन्नास के लिए सेहत की सहूलतें आसान करें। आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो अस्पताल हैं, ठीक है, उनमें पेशेंट का जो इलाज मुआवजा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है?
देखिए जी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, गैप्स हैं। उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए हम भी कोशिश करेंगे, हुकूमत भी कोशिश करेगी और करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी अप टू मार्क नहीं है। हम ये नहीं कह सकते, हम उसके अंदर डेफिशिएंसीज है। नहीं, बहुत जगहों पर मेडिसिन का इशू आता है, ठीक है, और कई जगहों पर मेडिसिन नहीं मिल रही होती। उसके लिए पीएमए क्या करने जा रही है अगले 2 साल? देखिए, उसके लिए तो हमने तो टच करना है पॉलिसीज़ के ऊपर, पॉलिसी मेकर को हमें टच करना जाके कि इसकी मैकेनिज्म को ठीक करें और सप्लाई चेन ठीक करें आप। अगर और फंड अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ये चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। चीज़ पैसे मिलेंगे तो मिलेगा ना सारे, तो स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उस वजह से तो हालात ठीक करने पड़ेंगे। आप समझते हैं कि जब गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे कि मेडिसिन की अद्वियात की कीमतें बढ़ जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं रीवैम्पिंग पे, ठीक है, लेकिन पीएमए को कभी भी इत्मीनान में नहीं लिया जाता, ठीक है। आप समझते हैं कि इसके गवर्नमेंट को आपको इसके साथ हम इसेंशियल स्टेक होल्डर हैं और पॉलिसी मेकिंग का तो हमारा रोल है और रहना चाहिए, और कोई भी पॉलिसी डिक्लेयर करने से पहले हमको इत्मीनान में लेना चाहिए उनको, क्योंकि हमारे बगैर जो पॉलिसी बनेगी वो ठीक नहीं होगी ना। 2024 में देखने में आया कि पीएमए ने बहुत सारे एहतजाज भी किए हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ भी। आप समझते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन ठीक काम कर रहे हैं? इसमें बहुत सारी नहीं जी, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं पूरी एसोसिएशन की, हर चीज़ के ऊपर, और हम रिजर्वेशन को हाईलाइट भी करते रहते हैं, अब भी करेंगे, और जितनी हमारी बसात पर हिम्मत पड़ी हम इसको ठीक भी करेंगे इंशाल्लाह। एक वक्त था कि जो हेल्थ केयर कमीशन के साथ आपकी मीटिंग होती थी और उसके मिनट भी जारी नहीं किए जाते थे, ठीक है, तो उसमें क्या कितनी ये तो बहुत है। अब हम लेते हैं उनसे, मिनट्स मिलते हैं हमें, अब उसके बगैर हम इसका एजेंडा चल नहीं सकता आगे, कि जुबानी बात की और काम ख़त्म नहीं। आप जो डिसीजन हुए हैं आपके म्यूचुअल कंसेंसस से, आप भी देंगे हम भी लेंगे, और उसके बाद बात चलेगी आगे। अच्छा, वाईएमए के बहुत सारे इश्यूज हैं, वाईएमए हर दूसरे दिन हड़ताल पे चली जाती है, बहुत सारे एहतजाज भी करते हैं, ठीक है ना। आप क्या समझते हैं कि उनके क्या मौक़िफ़ हैं? उनके देखिए, वो वाईडीए को अलग एसोसिएशन है, उनके अपने प्रायोरिटीज़ हैं, उन्होंने कैसे अपना एजेंडा अचीव करना ये उनका मसाइल है। हम अपना एजेंडा कैसे अचीव करते हैं, हम सीनियर लोग हैं, वी आर थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी, हम डॉक्टर्स के लीडर्स हैं। हम एहतजाज की तरफ ज़रा कम जाते सड़कों के ऊपर, हमारी कुछ तो टेबल के बैठ के ऊपर के डिस्कशन से एग्री और डिसएग्री के असूल के ऊपर काम करते हुए हम चीज़ों को कुछ हल करें। अच्छा, आप देखें, अगर पाकिस्तान का पेरिफेरी देखें, बहुत सारे कस्बात में, दूसरे ज़िलों में, तहसीलों में देखें, तो अतायत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, यही तो सबसे बड़ा फेलियर है हेल्थ केयर कमीशन का। देखिए, इस वक्त इनके पास मैपिंग ही नहीं है। मेरे जो असेसमेंट है, क्रूड असेसमेंट है, कि लाहौर शहर के अंदर तकरीबन 60,000 अताई काम कर रहे हैं। ये हेल्थ केयर कमीशन को हमारा ये कॉन्फ्लिक्ट यही है कि आप रेगुलर डॉक्टर को तो पकड़ते हैं, उनकी तो आप चीज़ें चेक करते हैं, आप बताइए तो कुछ करते नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, बाद दफ़ा देखें कि अगर कस्बों में जाएं तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी आते होते हैं जो तायत की सरपरस्ती कर रहे होते हैं। देखिए, हमने कभी ऐसे लोगों की ना हमने उसके गार्डियन रहे हैं, ना हम उसको कभी प्रोटेक्ट करते हैं। अगर क्वालिफाइड क्वैक्टरी है, कोई डॉक्टर कर रहा है, उसको भी पकड़े। जो जनरल क्वैक्स हैं उनको तो पकड़ना ही पकड़ना आपने, तो ये तो प्रायोरिटीज की बात है। ये कहाँ ठीक हो सकते हैं ये सारे मामले? क्योंकि देखिए, अगर कोई गली मोहल्ले से या घर से कोई पेशेंट निकलता ना, तो सबसे पहले क्वैक के पास जाता है। प्रोफेसर साहब के जब पास पहुंचता है पेशेंट, तो उसकी तकरीबन स्टेज वो अगली आ चुकी है। देखिए, उसके लिए तो सूरत हाल ये है कि हमें चंद चीज़ें रेगुलेट करनी पड़ेंगी। स्टेट को रेगुलेशन के लिए मॉडल लेके आना पड़ेगा कि प्राइवेट प्रैक्टिस को रेगुलेट किस तरह करना है, और फीस कितनी और चाहिए। लोग उनको गुर्बत की वजह से जाते हैं, उनके पास उनकी पेइंग कैपेसिटी कम है, मगर उन जाने से उनका जो ऐसा चक्कर चलाते हैं ना अताई, वो पैसे उससे ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, देखिए, आपके सामने 2 साल है पीएमए के, आप नए सदर मुंतखब हुए हैं, आज आप हल्फ उठाने जा रहे हैं। क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं कि हमने ये काम करने हैं हेल्थ में, इस तरह पीएमए को ऑन बोर्ड लेके आया जाए, इस तरह गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें रीवैम्पिंग में भी हमें साथ ले बुलाए? मैंने आपको बताया कि हम हर इसेंशियल पॉलिसी का स्टेक होल्डर बनना चाहेंगे, ये हमारा मैनिफेस्टो है। हमने डॉक्टर्स के काफ़ी राइट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, उसके लिए बात करनी है, और हमने फैसिलिटीज़ की इम्प्रूवमेंट की बात करनी है। तो इट्स एजेंडा है, वो चलता रहता है, और टाइम एट पॉइंट इन टाइम भी एजेंडा जनरेट हो जाता है। इशू किसी को कोई भी बन सकता है, उसके ऊपर पीएम अपना रोल प्ले करेगी इंशाल्लाह। मेडिसिन के वाले से देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहले अगर हेल्थ कार्ड की बात करें तो उसको भी कट लगा दिया गया। देखिए, वो अब हुकूमत के भी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं कि उन्होंने कैसे करना है, रिसोर्सेज कितने हैं। अब ये पॉलिसीज़ के ऊपर डेफिनेटली डेलिब्रेशन होगी इनके साथ,
कि कैसे करना है। आज अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एक है जी कि कॉमन मैन को हेल्थ की फैसिलिटी मिले, सस्ती मिले, एट ईज मिले। डॉक्टर साहब, आप ये चीज़ भी अपने एजेंडे में शामिल करना चाहेंगे कि जो हेल्थ केयर कमीशन है वो जिस अस्पताल को प्रूव करता है कि जी ये अस्पताल जो है वो हेल्थ कार्ड के ऊपर इलाज कर सकता है, वहाँ पे वो फैसिलिटी होती नहीं है। देखिए ये तो फिर उनकी एक बैड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको चेक करेंगे, उसको देखते हैं, सारी गवर्नमेंट को देखना चाहिए, हम भी देखेंगे। उस ऐसे सफ़ेद हाथी तो नहीं चल सकते ना सर। देखिए आप अगर बाहर निकले, लाहौर से बाहर निकले, तो बहुत सारे ऐसे अस्पताल काम कर रहे हैं जहां बेसिक एनेस्थीसिया की फैसिलिटीज़ नहीं है, बेसिक वार्ड्स की फैसिलिटीज़ नहीं है, ठीक है, और वो काम कर रहे हैं। ये तो इन्होंने चेक करना ना, मैंने तो चेक नहीं करना। आप लेकिन आवाज़ तो आप नहीं, आप सबसे बड़ी स्ट्रांग आवाज़ आप, वो हम हैं, हम करते हैं, हम करेंगे, बट उनकी पॉलिसीज के डिफेक्ट दूर करना उनका काम है। स्टेट अंडर स्टेट डायरेक्शंस, अगर वो नहीं करेंगे तो हम तो अपना शोर कर नहीं करना, हमने उसका बताना उसको। जी मेरे साथ इस वक्त पीएमए की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर बुशरा हक मौजूद है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप पीएमए के प्लेटफॉर्म से मुंतखब हुई हैं और अगले 2 साल आपने डॉक्टरों की बेहतरी के लिए काम करना है। क्या करेगी पीएमए, क्या मैनिफेस्टो आपको दोगे? 2 साल पीएमए आपको पता है डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है और डॉक्टर्स के हकूक़ के लिए और उनके मसाइल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हैं। पीएमडीसी है, ये है हेल्थ केयर कमीशन है, और इस किस्म के मसाइल के लिए पीएमए आवाज़ बुलंद करती है और हुकूमत से गुफ्तगू शनी जो भी होती है उसमें पीएमए का किरदार होता है। आप समझती हैं कि हुकूमत में जो हुकूमती अस्पतालों में जो इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं वो ठीक हैं? देखिए, इलाज मुआवजे की सहूलियात सच तो ठीक है, लेकिन हर जगह पे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूप होल्स तो होते ही हैं। उन थोड़ी बहुत चीज़ों पे काम हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतरी होगी। अगर ख़वातीन के हवाले से बात करें, ख़वातीन के इलाज मुआवजे के मसाइल की बात करें, तो गायनी की हमेशा से बड़ी जो सहूलियत बड़ी नायाब रही हैं, ठीक है। तो पीएमए किस तरह हुकूमत को ऑन बोर्ड लेगी कि इस ख़वातीन की जो गायनी की जो सहूलियात हैं उनको थोड़ा सा गायनी की सहूलियात नायाब तो नहीं है, मुहैया होती हैं हमेशा, और गायनी 24 आवर सर्विस चल रही होती है। बेसिकली गायनी का वर्कलोड बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे मैं कॉन्ट्रासेप्शन के हवाले से बात करना चाहूँगी कि मनसूबाबंदी के लिए हमें इस सिलसिले में काम करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ख़वातीन डॉक्टर को बहुत किन किन मसाइल के सामने है और पीएमए उनके लिए क्या करने जा रही है अगले 2 साल में? देखिए, डॉक्टर ख़वातीन, जैसे आपको पता है कि इस वक्त मेडिकल कॉलेजेस में मेल फीमेल रेशो 70:30 हो चुकी है, यानी कि 70% ख़वातीन बच्चियों का एडमिशन हो रहा है और 30% बच्चों का, लड़कों का एडमिशन हो रहा है। अमूमन होता ये है कि आगे जाके फ़ीमेल्स जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट मसाइल की वजह से उनकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घरेलू मसाइल में उलझ कर, तो वो प्रोफेशन को यूजुअली छोड़ देती हैं। मैं हमेशा इस बात की हामी रही हूँ और मैं ये समझती हूँ कि फ़ीमेल्स को हुकूमती सतह पर 1-2 साल की कम से कम रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों का, 1 बच्चे या 2 बच्चों के लिए 1 या 2 बच्चों के लिए वो टाइम ले सकें। आप मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी ख़वातीन है और चीफ मिनिस्टर हैं, ख़वातीन के लिए कुछ करना चाहती हैं, और पीएमए का जो वफद है कब मुलाकात करेगा उनको? आपके मैनिफेस्टो में ये चीज़ शामिल है कि ख़वातीन के हेल्थ के हवाले से जो मसाइल हैं उनके सिलसिले में वज़ीर आला साहब से कोई मीटिंग की जाए? देखिए, ख़वातीन के मसाइल, मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि ख़वातीन के मसाइल गुनागू मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा सरफ़हरिस्त मसला इस वक्त ख़वातीन में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, एनीमिया है। फिर और ये एनीमिया होता क्यों है? नंबर 1 ग़िज़ाई किल्लत की वजह से, और दूसरे नंबर पर बच्चों की बहुत ज़्यादा पैदर पे पैदाइश की वजह से। हीमोग्लोबिन HB की जो कमी है डॉक्टर साहब, ये देखिए कि ख़वातीन में ज़्यादा होती है। जी, हीमोग्लोबिन की कमी ख़वातीन में, क्योंकि आप जानते हैं ख़वातीन के कुछ ऐसे मखसूस अयाम आते हैं जिनकी वजह से उनमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। दूसरे लेवल पर हम देखें कि हमारे मुआशरती सतह पर ख़वातीन को ग़िज़ाई किल्लत का सामना रहता है। मिसाल के तौर पे घर में अच्छा खाना जो है वो घर के मेल मेंबर्स को सर्व कर दिया जाता है। फिर बच्चों की पैदाइश की वजह से भी उनके जिस्म पे जो लोड पड़ता है। यहाँ पे मैं ये इस बात पे ज़ोर देना चाहूँगी कि कॉन्ट्रासेप्शन, ख़ानदानी मनसूबाबंदी, इसमें एक बहुत अहम रोल प्ले करती है कि बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फ़ा रखा जाए।
लोगों में इस बात की अहमियत को उजागर किया जाए। हम पीएमए के प्लेटफॉर्म से इस पर काम भी करते रहते हैं और आगाही मुहिम भी चलाते हैं कि ख़वातीन में इस शऊर को उजागर किया जाए, ना सिर्फ ख़वातीन में बल्कि उनके स्पाउसेस में, उनके हस्बैंड्स में भी, कि बच्चों की पैदाइश में मुनासिब वक्फ़ा रखा जाए ताकि उनका जिस्म रिकवर कर सके। सब अगर हम पंजाब की या बल्कि पूरे पाकिस्तान की बात करें तो जहाँ पर मर्द अताई बहुत सारे बैठे हुए हैं जगह जगह पर, वहाँ पर ख़वातीन अताई भी बहुत सारी हैं। आपने देखा होगा डिलीवरी के को घर में दाई हैं जो LHV के बाद उन्होंने कोर्स नहीं किया होता बल्कि LHW होती हैं, ठीक है ना, वो भी अपने घर पे सारे काम कर रही होती हैं। और आप देखिएगा कि ससेरियन की रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि सिजेरियन की रेशो बढ़ गई है और अताई ख़वातीन डॉक्टर्स जो अपने घरों में ये सिलसिला कर रही हैं, मैं ये समझती हूँ कि इस मामले में फिर हमें हुकूमती सतह पे भी काम करने की कोशिश है और मुआशरती तौर पे भी हमें ये शऊर उजागर करने की ज़रूरत है कि ख़वातीन अपने बुकिंग विज़िट जो है वो एक प्रॉपर किसी सर्टिफाइड LHV के साथ, नर्स के साथ या किसी लेडी डॉक्टर के साथ अपनी बुकिंग करवाएं। मैं यहाँ हरगिज़ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ लेडी डॉक्टर ही बुकिंग विज़िट के लिए अहल हैं, बल्कि वो तमाम LHVs जो सनद याफ्ता हैं और वो इन तमाम पेचीदगियों को समझती हैं, बुकिंग विज़िट उनके पास होना चाहिए और टाइमली रेफरल इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब देखिए, आप पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की लेडी विंग की सदर हैं और बात यह है कि आप मेडिकल के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म को हेड कर रही हैं। वहाँ पे ख़वातीन का जो प्लेटफॉर्म है उसको हेड कर रही हैं। तो ये मसले जो हैं वो हुकूमत तक तो पहुँचाना आपका काम है ना, आपने पहुँचाना है कि ये कमियाँ हैं, यहाँ पर LHVs हैं अपने पैसों के लिए पेशेंट को बेच देती हैं। जगह जगह जो छोटे छोटे गायनी सेंटर बैठे हुए हैं वहाँ पर जाकर उनको बेच देती हैं, पेशेंट को बेच दिया जाता है, ठीक है, उनके सजेरियन करवा दिए जाते हैं बिला वजह। आपने बिल्कुल सही कहा है और पीएमए इस लेवल पे बहुत फ़ाल है। हुकूमत के साथ इन मसाइल पर मौसर गुफ्तगू होती रहती है और हुकूमत को आगाह भी किया जाता है और लोगों के लिए शऊर की आगाही की मुहिम भी चलाई जाती है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रॉबसन क्राइटेरिया का जिक्र करूँगी, थोड़ी सी टेक्निकल बात हो जाएगी कि सिजेरियन सेक्शन पूरी दुनिया में होता है और इस वक्त पाकिस्तान का सिजेरियन सेक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक दफ़ा सिजेरियन हो जाए तो उसकी अपनी पेचीदगियाँ होती हैं। हमारे पास ऐसी ख़वातीन भी आती हैं जो कुछ इस किस्म का ट्रेंड बन चुका है कि सिजेरियन से पैदाइश के लिए ख़वातीन आके रिक्वेस्ट करती हैं कि जी हमारा सिजेरियन से पैदाइश करा दी जाए, लेकिन मुनासिब इंडिकेशन की गैर मौजूदगी में सिजेरियन हरगिज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा देखिए पूरी दुनिया में सजेरियन होता है, C-सेक्शन होते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते। देखिए वो आपने कहा मुनासिब इंडिकेशंस होनी चाहिए, ठीक है। पाकिस्तान में जिस तरह हो रहा है आप देखेंगे, अगर लाहौर की तो मैंने बात करता, लाहौर में हो सकता है थोड़ा सा कम रेशो हो, लेकिन अगर बाहर पेरीफ्री में जाएँ, कस्बों में जाएँ, छोटे शहरों में जाएँ तो वहाँ पर ये रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वहाँ पर गायनी के हर दूसरी जगह पर गायनी के सेंटर खुले हुए हैं और वो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर। अतायत सिर्फ लोगों में, आम लोग, अनपढ़ लोगों में नहीं होती, डॉक्टर भी बहुत सारे ऐसे हैं जो तायत को फ़रोग दे रहे हैं और ताई हैं वो। नहीं, मैं आपने बिल्कुल सही कहा है। पहली बात से मैं आपकी इत्तेफाक करती हूँ कि सिजेरियन सेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है और ख़ास तौर पे बाहर की पेरीफ्री में बहुत इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगी कि डॉक्टर्स अतायत को फ़रोग दे रहे हैं। अतायत को फ़रोग बेसिकली अताई ही दे रहे हैं और आवाम में इस बात का शऊर नहीं है कि कौन सा सर्टिफाइड, जो बात मैंने पहले भी की थी कि कौन सर्टिफाइड डॉक्टर है और कौन सा डॉक्टर सर्टिफाइड नहीं है। तो सिर्फ सर्टिफाइड डॉक्टर के पास जाएँ और इस सिलसिले में हुकूमती इदारे भी फ़ाल हैं। हम भी अपने तौर पे पीएमए के सतह पर लोगों के लिए आगाही मुहिम चला रहे हैं। जी, मेरे साथ डॉक्टर कामरान सईद शेख साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के सदर हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप नौ मुंतखब सदर मुंतखब हुए हैं पीएमए के। पीएमए क्या करने जा रही है 2 साल? अस्सलाम वालेकुम। आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है कि पीएमए के आइंदा 2 साल के क्या प्रोग्राम हैं जो मौजूदा हालात में हम आगे जिनके ऊपर एक्टिविटी प्लान करेंगे। बुनियादी तौर पे हेल्थ सेक्टर अब एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है और जिसमें ना सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट है जिसके 2 सेक्शंस हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर और सेकेंडरी हेल्थ केयर, बल्कि एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन प्लानिंग और इवन अब तो रोड साइड एक्सीडेंट्स जो हैं वो मेजर मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी का वजह बन गया यूथ में, नौजवानों में, वो भी हमारा एक है।
तो इन हालात में इस वक्त जब पंजाब में मुद्दत दराज से कोई बाकायदा हेल्थ पॉलिसी नहीं मौजूद, ना तो हेल्थ के हवाले से हमारी जो सूबाई असम्बली है उसमें कोई पॉलिसी मंजूर हुई है और ना ही इसके ऊपर बहस की गुंजाइश रखी गई है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स आते हैं और अगर हम देखें अपने पास्ट को, पुरानी तारीख़ को, तो हमें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान नज़र आता है। बेतहाशा प्रोजेक्ट्स जो नेशनल लेवल पे भी उठे और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें कहा गया कि इन प्रोजेक्ट्स पे काम करें। एक ऐसा मुल्क जिसके पास हेल्थ पॉलिसी भी नहीं हो, जिसके पास स्पेसिफाइड बाज़ इम्पोर्टेंट पोर्शन की जॉब डिस्क्रिप्शन भी ना हो, जहां अतायत खुलेआम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हों अताई, और उनको रोकने के लिए कोई वाज़े फोर्स मौजूद ना हो, हज़ारों नहीं लाखों अताई काम कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में हमारे मुल्क में जो आवाम है, जहाँ जो बेचारी अद्वियात की कीमतों से, टेस्टों की कीमतों से और काफ़ी हद तक सरकारी अस्पतालों में दरगुरगू हालत से परेशान है, वो किधर जाएगी? डॉक्टर साहब, आप पीएमए को ऑन बोर्ड भी नहीं लिया जाता, पॉलिसीज़ बन जाती हैं, ठीक है, रिवैम्पिंग के ऊपर काम शुरू हो जाता है, अस्पतालों में दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं, इसके ऊपर क्या करें? देखें, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की बुनियाद ढाका में रखी गई और इसके बारे में जब इसकी बुनियाद रखी गई और रजिस्ट्रेशन कराई गई तो हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह ने इसके लिए स्पेशल पैगाम भेजा और हमारा पहला जो फंक्शन था, बाइनल फंक्शन, उसमें मोहतरम शहीद मिल्लत लियाकत अली ख़ान साहब तशरीफ़ लाए और पूरी दुनिया से हमारा रब्ता रहा। अब हालात ये है कि गवर्नमेंट को पॉलिसी देने के लिए वो लोग मिलते हैं जिनको हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट या नेशनल कंसल्टेंट कहते हैं, जिनके ओपिनियन बायस्ड होते हैं, वो हमारी आवाम के बारे में नहीं सोचते। इन हालात में जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो भी अपनी मर्ज़ी की कंसल्टेशन चाहते हैं कि हमें ऐसा मशवरा ना दिया जाए जो आवाम की बहबूद के लिए हो, बल्कि हमें ऐसा मशवरा दिया जाए जिनको हम पॉलिटिकली कैश करवा सकें। तो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन मरीज़ों की बहबूद के हवाले से हमेशा आवाज़ उठाती रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह यादा करती है कि आवाज़ उठाएगी। अच्छा सर, माजी में जो है हेल्थ केयर कमीशन के ख़िलाफ़ आपने एहतजाज भी किए, पीएमए सड़कों पर भी आई, ठीक है ना, धरने भी देने के ऐलान किए, तो आप क्या समझते हैं वो आपके जो मामला हैं वो किस नहज पर पहुँचे? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन हमेशा सरकारी या गैर सरकारी अथॉरिटीज़ को वक्तन फ़वक्तन अपनी कंसल्टेशन, ताकि जो भी कवानीन और कवायद और ज़वाबित बनते हैं उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करवा सके। लेकिन साहिब इक़्तिदार लोग या उस इंस्टीट्यूशन या उस इदारे के जो बाख्तियार लोग होते हैं वो कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी बादशाहत को चैलेंज किया जाए। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बहुत सारे ऐसे दोस्त और ऐसे साथी जो डॉक्टर हैं, लेकिन जब वो वहाँ पे काम करते हैं तो बजाय अतायत को ख़त्म करने के लिए जो गारंटी थी इस एक्ट की, कि इस एक्ट में जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 है, उसमें इस बात की गारंटी दी गई थी कि डॉक्टर्स क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे, हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स को बेहतर करेंगे। गारंटी में इस पंजाब से बिलखसूस और पूरे मुल्क से अतायत के ख़िलाफ़ काम किया जाएगा। लेकिन इस वक्त पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सरकार ग्रांट नहीं देती, उनको सीड मनी दी गई है और अब वो अपने जो भी उन्होंने काम करने हैं या जो उनकी तनख्वाहें हैं, जो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की रियायत मिली हुई हैं, जो उनको फ़ायदे मिल रहे हैं, उनके लिए वो मुख्तलिफ़ तरीके से फ़ाइन करके और वो भी डॉक्टर्स को और अतायत को खुली छुट्टी दे के काम कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर सलमान काज़मी साहब मौजूद हैं, सदर YDA पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, आज आप मुबारकबाद देने हैं पीएमए को। अच्छा, अस्पतालों में रीवैम्पिंग कर दी जाती है, मेडिसिन नहीं मिलती,
वाईडी से पूछा भी नहीं जाता, देखिए जी बात सिर्फ एहतजाज ही करती है वाईडी। नहीं, एहतजाज नहीं करते हम तो हाई कोर्ट में रिटें भी करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं। और बहुत सारी जो इस वक्त जो मेजर मसला दवाइयों की नॉन अवेलेबिलिटी का, वो इसलिए कि महकमा ख़जाना ने बजट ही रिलीज़ नहीं किया अस्पतालों का, और बहुत बड़ी पेंडिंग लाइबिलिटीज़ हैं अस्पतालों की, जो कि कुछ अस्पतालों की तो अरबों रुपए में पहुँच चुकी हैं। अगर अस्पताल लोगों के जैसे दवाइयाँ ख़रीद रहे हैं, सर्जिकल डिस्पोजेबल ख़रीद रहे हैं, उनके पैसे नहीं देंगे आगे लोगों के, तो वो इनको सप्लाई कौन देगा? और उस वजह से ये इतनी शॉर्टेज क्रिएट हुई है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही, मेडिसिन के अलावा जो धागे नहीं मिल रहे ऑपरेशन के, इस तरह के जो मसाइल हैं। और जब तक फाइनेंस मिनिस्टर और महकमा ख़जाना इनके पैसे नहीं रिलीज़ करेगा अस्पतालों के, उस वक्त तक ये शॉर्टेज कम नहीं होगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि बहुत सारे इश्यूज़ पे वाईडी एहतजाज भी करती है, और बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर जिस वक्त बंद भी हैं, ठीक है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखें जी, जो ऑपरेशन थिएटर्स बंद होने का मसला है, वो कुछ टेक्निकल मसाइल हैं इस किस्म के, जैसे किसी में स्टरलाइजेशन नहीं है, किसी में हेपा फिल्टर नहीं लगे हुए, हर थिएटर के अपने मसाइल हैं। कुछ में इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है। एक्चुअली हेल्थ सेक्टर पे जितना पैसा लगना चाहिए उसका 10-15% लग रहा है। जब तक सरकार, और फिर सरकार ने सारा चलाना भी फ्री है, गरीब लोगों को अगर इनकी जेबों से पैसे लिए जाएंगे तो बहुत बड़ा डाका है, गरीब आदमी तो दे ही नहीं सकता इलाज मुआवजे की कीमत। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो ओवरऑल हेल्थ में पैसा इंजेक्ट किया जाए। अगर हेल्थ कार्ड की बात करें डॉक्टर साहब, जिस तरह हेल्थ कार्ड चल रहा था, अब देखिए उसके ऊपर भी कट लगा दिया गया है, तो वाईडी उसके बारे में क्या कहें? देखें जी, हेल्थ कार्ड एक अच्छा इनिशिएटिव है, जिससे बहुत सारा जो पैसा है जो सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में जा रहा था, वो सरकारी अस्पतालों में भी आ रहा है, और इस पे कट नहीं लगना चाहिए। इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों ने इससे ये काम किया कि बेतहाशा बड़े ऑपरेशन करने शुरू कर दिए, बेतहाशा आंखों में लेंस डालने शुरू कर दिए, बेतहाशा स्टेंट डालने शुरू कर दिए, वो भी जिनकी ज़रूरत नहीं थी उनको भी डाली जा रहे थे, और सिर्फ अपने बिल बना रहे थे। इस वजह से ये आपको पता है, हर अच्छी चीज़ का मिसयूज़ जब होना शुरू होता है तो उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। ये जो मसाइल क्रिएट हुए हैं ये इसलिए हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि इस इनिशिएटिव को चलना चाहिए और इसमें शफाफियत आनी चाहिए। पिछले दिनों जना अस्पताल के वाईडी भी सरापा एहतजाज थी, एक डॉक्टर साहब को इंतकाम का निशाना बनाया गया शेखुपुरे में, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहते हैं कि लेडीज़ हॉस्टल में कोई जेंट्स को तैनात कर दिया जाता है, ठीक है, उसके बारे में गवर्नमेंट का क्या कहाँ तक मजाक होता है? देखें जी, ये तो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त जो वाईडी की ब्रांचेज़ हैं वो सारे अपने अपने हॉस्पिटल के मसाइल खुद रिजॉल्व करते हैं, और जहाँ कोई मसला होता है वहाँ सेंट्रल लेवल पे इसको डिस्कस किया जाता है। और जो हॉस्टल्स के मसाइल हैं, हॉस्टल्स के बेतहाशा मसाइल हैं, हॉस्टल्स की बिल्डिंगों के बुरे हाल हैं, हॉस्टल्स के वॉशरूम्स तबाह हो गए हैं, सफाई आउटसोर्स नहीं हुई हुई, बेतहाशा सिक्योरिटी के बेतहाशा मसाइल हैं, CCTV कैमरे नहीं लगे हुए। जो आप बिल्डिंगों में आके देखें तो आपको लगेगा कि यार ये तो खंडर हैं, और जब तक वही बात है, बिल्डिंगों पे बेतहाशा करोड़ों रुपए लग गए मगर हॉस्टलों पे 10 रुपए भी नहीं लगाए गए। तो हॉस्टलों को भी रंग कराया जाए और इनकी भी हालत काबिल रहने के काबिल बनाई जाए, ताकि डॉक्टर जो हैं वो ज़हनी तौर पे एक मुतमईन हो और वो अच्छे तरीके से मरीज़ों का इलाज करें। अगर देखें म्यू हॉस्पिटल की अगर बात कर लें, नर्सिंग हॉस्टल जो है वो ओल्ड नर्सिंग हॉस्टल है, वो तो गिरने के नज़दीक पहुँच चुका है। सारे हॉस्टल्स इसी किस्म के हैं, डॉक्टरों का हॉस्टल भी बिल्कुल गिरने के नज़दीक पहुँच चुका है। और जो जब आप देखें 30-40 साल हो गए, इनमें रंग भी किसी ने नहीं कराया, हुकूमत ने इन पे पैसे नहीं लगाए। ये तो सरकारी बिल्डिंग है ना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं कि आप का घर हो तो आप उसको खुद पेंट करा लें। अब ये जब तक गवर्नमेंट इन पे रेगुलर पैसे नहीं, हर साल कम से कम रंग कराया जाए हॉस्टल को, छोटी मोटी मुरम्मतें कराई जाएँ, छतों पे परनाले रिपेयर कराए जाएँ, ताकि पानी से बिल्डिंगों का बेड़ा गर्क ना हो। वो वाकई आपकी बात ठीक है, ये शायद उस चीज़ का वेट करते हैं कि जिस दिन छत गिर जाएगी फिर को बंदे मर जाएंगे तो फिर पैसे लगा देंगे। तो आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों नहीं बाहर निकलते? तो हमारी इस वक्त कोई 4 के करीब पिटिशन अजहर सदीक साहब की मदद से हाई कोर्ट में चल रही हैं हेल्थ के मामलात पे, और एहतजाज के अलावा ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है कि आप हाई कोर्ट में रिट फाइल करें और हाई कोर्ट से ऑर्डर लें। गवर्नमेंट उस ऑर्डर को बड़ा सीरियसली लेती है, क्योंकि उन्हें होता है कि तौहीन अदालत ना लग जाए। अच्छा देखिए, बहुत सारे रीवैम्पिंग पे मनसूबे शुरू किए गए मोहसिन नकवी साहब के दौर में, ठीक है, लेकिन हॉस्टल जो है उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। हाँ जी, ये नज़रअंदाज हुआ है ये प्रोजेक्ट। मोहसिन नकवी साहब ने मेरे साथ विजिट किया था म्यू अस्पताल के हॉस्टलों का, और उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कहा कि सर इसे सिर्फ रंग ही करा दें। उन्होंने कहा यार इस खाली रंग तो ना कराएं, इसकी तो बड़ी ख़राब हालत है, इसको टोटल रीवैम्प होना चाहिए। इस वजह से वो बजट ज़्यादा था, बाद में वो हेल्थ फाइनेंस डिपार्टमेंट रिलीज़ ही नहीं किए पैसे। जब केयर टेकर हुकूमत गई है, बहुत सारे काम ऐसे थे जो कि बहुत ज़रूरी थे और होने वाले थे, मगर क्योंकि हुकूमत चली गई और नई हुकूमत आ गई, इसलिए वो काम रुक गए। लेकिन सीएम साहबा जो है वो तो बड़े दर्द दिल रखती हैं और हेल्थ के ऊपर काम करना चाहती हैं, बहुत सारे काम कर भी रही हैं, बहुत नए नए मनसूबे भी शुरू कर रही हैं। तो आपका जो वाईडी है, जो प्लेटफॉर्म है, वो गवर्नमेंट के साथ किस लेवल पर ऑन बोर्ड है?
हम तो गवर्नमेंट के साथ हर लेवल पे ऑन बोर्ड हैं और दोनों वज़ीर जो हैं मेरा ख्याल है ये बात सुनने वाले वज़ीर हैं, ये अच्छे हैं, ये एक्सेसिबल हैं, आप इन्हें मैसेज करें ये रिस्पॉन्ड करते हैं, लोगों की कोशिश करते हैं कि मसलों को रिजॉल्व करें। तो मेरा ख्याल है कि हम तो इनको हर रोज़ मशवरा कोई ना कोई देते रहते हैं और इनकी तरफ से आप देख लें आजकल कोई एहतजाज नहीं हो रहा। ये जब भी कभी एहतजाज शुरू हो जाए इसका मतलब है मिनिस्टर्स बात नहीं सुन रहे। अगर मिनिस्टर्स लोगों की बात सुने तो सूबे में कोई एहतजाज नहीं होता। मेरे साथ इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर पंजाब ख्वाजा सलमान फीक साहब मौजूद हैं। सर, अभी आपने बात की कि 2500 BHUs को इस साल के आखिर तक रेगुलेट कर देंगे और वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी मौजूद होंगी। जो BHU पंजाब में 2500 से ज़ायद हैं और RST जो 300 से ज़ायद हैं। तो जहाँ पे हम तमाम टीचिंग और डिस्ट्रिक्ट्स को बेहतर कर रहे हैं, जो प्राइमरी और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ का जो रश है बड़े अस्पतालों को उसको डाइवर्ट करने के लिए अगर हम डोर स्टेप पे सेहत की सहूलत बेहतर करेंगे तो उसका फ़ायदा होगा। चीफ मिनिस्टर साहबा की डायरेक्शन में जो प्राइमरी और सेकेंडरी का महकमा उस पर काम कर रहा है, इस साल इंशाल्लाह 2500 BHUs रेनोवेट हो जाएंगे। उनका पूरा जो एक उसकी जो पूरा इसका एक एनवायरनमेंट है वो चेंज हो जाएगा। डॉक्टर तैनाती, मेडिसिन अवेलेबिलिटी, LHV, नर्स, वैक्सीनेटर वहाँ पे मौजूद होगा। RST सारे रेनोवेट हो जाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो रश बड़े सालों में आ रहा है ना, एक तो वो डाइवर्ट होगा, दूसरा जो क्वैकरी है उसको जहाँ पे आपने क्रैकडाउन करके ख़त्म करना है ना, उसके साथ जब अपने आप सिस्टम को एस्टैब्लिश करेंगे ना तो लोगों का रुझान आपके डॉक्टर की तरफ होगा। तो ये वाइस वर्सा है। अच्छा सर, मुनावा कैंसर केयर अस्पताल की बात करें तो वो दिसंबर में उसको ऑपरेशन करना था तो वो थोड़ा सा लेट हो गया। वो कब तक आ रहे हैं? आप कब गए हैं लास्ट में? मैं सर लास्ट आपके साथ ही गया हूँ। मैं सर आपके साथ ही गया हूँ। तो वो जो हिस्सा है रेनोवेट हो रहा था, हो चुका है, कुछ उसका काम दुरुस्त कर रहे हैं आप। एक फ्लोर जो ऊपर वाला फ्लोर है जहाँ पे बोन मैरो का होना है वो अभी काम हो रहा है वहाँ पे, वो इंशाल्लाह 2 माह में मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन फिल्टर क्लिनिक, कीमोथेरेपी वो सब शुरू हो चुकी है। सर ये PMA का बड़ा गिला है कि पॉलिसी मेकिंग में इनको साथ नहीं लिया जाता। हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। डॉक्टर तारक महमूद मियाँ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज की तकरीब के हवाले से? देखें जी, हमारा तकरीबन 70-80% जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो फैमिली फिजिशियंस हैं। तो हम ये कहेंगे कि इस मुल्क में अगर आपने हेल्थ को ठीक करना है तो हमें प्रिवेंशन पे जाना पड़ेगा। अब हमारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ये इतनी बढ़ गई हैं। और ये क्यों बढ़ी हैं? सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो गया। तो हमें अपने बच्चों को भी एजुकेट करना पड़ेगा और हमें प्रिवेंशन पे, और इंडिया ने डायबिटीज़ को ख़त्म किया है थ्रू डाइट। तो हम ये प्रोग्राम लेके हम एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियन के लेवल पे हमने तमाम मुल्क में अब ये इरादा किया है और हम इस पर काम शुरू कर दिया और हमने तकरीबन कई पेशेंट्स को ड्रग फ्री कर दिया है जो कि शुगर के पेशेंट थे। ठीक है जी। तो अगर हम उनका लाइफस्टाइल चेंज करके तो 8 बीमारियां कैंसर तक जिसको हम लाइफस्टाइल से चेंज करने से ख़त्म कर सकते हैं। इसके लिए तो बहुत कैंपेन चलाने की ज़रूरत है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है। आप समझे कि हमारे माशरे में जो सबसे बड़ी वजह है वो क्योंकि पेशेंट निकलता सबसे पहले क्वैक के पास जाता है, ठीक है ना, तो वहाँ से वो एजुकेट नहीं होता, वहाँ से मरीज़ मज़ीद बिगड़ कर जो फैमिली फिजिशियन तक पहुँचता है। बिल्कुल। उसमें यह है कि हमने अभी ख्वाजा साहब से भी ये बात की, अभी हमसे मीटिंग कर रहे हैं कि प्लीज़ ये जो क्वैक्स हैं ये केस ठीक नहीं कर रहे, ये केस ख़राब कर रहे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो कि आपके आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा मसला बन जाना। टाइफाइड की मिसाल दूंगा, 200, 300, 400 में ठीक हो जाता था, अब 1.25 लाख में ठीक हो रहा है। जो सही टाइफाइड का ट्रीटमेंट है 1.25 लाख रुपया लगता है। तो इस तरह अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते गए, ये इन क्वैक्स की वजह से है कि ना पूरी डोज देते हैं ना पूरी दवाई जो चाहिए वो देते हैं, उससे जरासीम रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। साथ साथ स्टीरॉइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ गया और उसका ओवर जो यूज़ है वो आपके डायबिटीज़ को ज़्यादा कर रहा है। आपकी बेशुमार चीज़ें रेजिस्टेंस बंदे की जो होती है वो कम हो जाती है स्टीरॉइड देने की वजह से, और इस तरह बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। समझते हैं कि PMA के जो प्लेटफॉर्म है इनको हुकूमत के साथ इस मामले में ऑन बोर्ड होना चाहिए और हुकूमत की इन पॉलिसी मेकिंग में इनको साथ मिलना चाहिए। तो आपका वफद जो है वो कब मुलाकात कर रहा है गवर्नमेंट से? ये अभी ख्वाजा साहब से यही बात हुई है कि हम अपनी पूरी एक पॉलिसी बना के, हेल्थ पॉलिसी, ताकि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं है, ठीक है ना। तो उसके तहत और उसको ये इस तरह किया जाए कि जो भी गवर्नमेंट आए उस पॉलिसी को वो फ़र्क ना, अपना ठीक है जो ऐड करना है वो करे, लेकिन जो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है उसको वो ना छेड़े।
अहमद नईम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर साहब, क्या मैनिफेस्टो लेके आए हैं 2 साल के लिए? जी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमें ये इज़्ज़त दी है और ये हमारे दोस्तों ने हम पे एतमाद किया है। तो इंशाल्लाह ताला हम जिस तरह अभी मीटिंग में भी सारा डिस्कस हुआ है, हेल्थ पॉलिसीज़ हैं, डॉक्टर्स के जो जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा जहाँ से इंडक्शन होती है डॉक्टर्स की एमडी कैट से लेकर स्पेशलाइजेशन तक हमें तमाम चीज़ों में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इंशाल्लाह ताला इन तमाम एस्पेक्ट्स को बारी बारी एड्रेस करेगी और गवर्नमेंट के साथ इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेगी और एक प्रॉपर हेल्थ पॉलिसी इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए और पंजाब के अवाम के लिए हम प्रपोज़ करेंगे। अभी आपके सदर बता रहे थे कि जिन्होंने टॉप किया, बोर्ड टॉपर हैं जो बच्चे, ठीक है, उनको भी ये आगे दाखिला मिलना मुश्किल हो गया, तो क्या रिफॉर्म इसमें होनी चाहिए? देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स जो FSC करते हैं उसमें दिन रात की ना सिर्फ बच्चे की बल्कि बच्चे की सारी फैमिली की उसमें मेहनत मौजूद होती है और उसके बाद वो बच्चा A+ ग्रेड में जाकर अपने मार्क्स वो अचीव करता है। इसके बाद अगला स्टेप आता है MD कैट का। अब MD कैट की परसेंटेज है 50% और 40% एग्रीगेट आता है FSC का। अगर बच्चे ने MD कैट में परफॉर्म अच्छा ना किया, कोई उसको एलिमेंट हो गई, कुछ हो गया, तो डेफिनेटली उसके जब उसमें मार्क्स कम आएंगे तो एग्रीगेट उसका उसके काबिल नहीं होगा कि वो किसी भी पब्लिक सेक्टर में एडमिशन ले सके। तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जब हमारा बूटी माफिया सिस्टम ख़त्म हो गया है, जिस तरह 1992 में हम चले जाएँ, 96 तक चले जाएँ, तब बूटी माफिया बहुत था। सेंटर्स बिकते थे, जो सुबेडेंट होते थे वो पैसे लेके वहाँ पे नकल करवाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में और ख़ास तौर पर लाहौर के अंदर बूटी माफिया तकरीबन नापैद है, ना होने के बराबर है। तो मेरी तो ये ख्वाहिश होगी कि FSC के मार्क्स ही बच्चों के असल एग्रीगेट कंसिडर होना चाहिए और उसी के ऊपर ही बच्चों को मेडिकल में एडमिशन होना चाहिए, जिस तरह के 2004 से पहले था। कीमतें बढ़ा दी जाती हैं मेडिसिन की, ठीक है ना, PMA को ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आपके पहले भी इख्तलाफात रहे, हेल्थ केयर कमीशन के साथ बड़े से इशू रहे, 2024 में आपने एहतजाज भी किया, धरने देने तक भी आप पहुंच गए। तो किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में इन मामलों को? ये मामलात ऐसे हैं कि यहाँ पे हर डिपार्टमेंट अपनी डगर पे अपनी मर्ज़ी से चल रहा है। इनको कोई चलाने वाला, कोई पॉलिसी देने वाला नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से ये सजेस्ट करेंगे और उनसे ये चाहेंगे भी कि तमाम डिपार्टमेंट्स को एक छतरी तरह लेके आएँ और उनके लिए SOPs, खा वो पर मेडिसिन के रेट्स हों या कोई भी चीज़ हो, उन SOPs के बाहर किसी को जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और जज़ा और सज़ा का अमल ज़रूर होना चाहिए। और पॉलिसीज़ को खा वो गवर्नमेंट के इदारे हों, गवर्नमेंट के हाई ऑफिशियल्स हों, सिफारिश के कल्चर को ख़त्म करना चाहिए और अपनों को नवाजने वाला सिस्टम ख़त्म कर देना चाहिए, तभी चीज़ें जाके सुधर सकती हैं। क्वैकरी की अगर बात करें तो क्वैकरी का नासूर जो है वो पाकिस्तान के तकरीबन हर गली मोहल्ले में फैल चुका है। पेशेंट निकलता है सबसे पहले क्वैक के पास चला जाता है, डॉक्टर्स तक, स्पेशलिस्ट तक, तो पेशेंट आने तक अगली स्टेज पे चला गया होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इसके ऊपर अभी सलमान फ़ीक साहब बता रहे थे कम तकरीबन 2500 के करीब BHUs को इफेक्टिव करने जा रहे हैं, उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो है अवेल करने जा रहे हैं, क्या इससे फ़र्क पड़ेगा क्वैकरी पर? जी बिल्कुल जी, जब BHUs इफ़ेक्टिव होंगे, क्योंकि BHUs हैं जिस तरह हम एक पेरीफरी, लाहौर की एक पेरीफरी हम ले लें तो बरकी का एरिया हम ले लेते हैं, जलो मोड़ का एरिया ले लेते हैं, कसूर का एरिया ले लेते हैं, तो वहाँ पे BHUs वाफर तादाद में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं। अगर डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पर जो कल्चर है गांव देहात का, तो मैं लाहौर की पेरीफरी की बात कर रहा हूँ ना, अगर हम बावलपुर की पेरीफरी में चले जाएँ, जेलम की पेरीफरी में चले जाएँ, मियाँ वाली, उस तरफ तो टोटल सिस्टम ही डिफरेंट है ना, वो डॉक्टर्स को उस तरीके से फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। जब BHU में एक लाहौर से कोई लड़का वहाँ पे जाएगा पोस्ट होके, तो डेफिनेटली उसको वहाँ पे रिहाइश की ज़रूरत होगी, तो उनको वहाँ पे रहने के साथ साथ हर तरह की फैसिलिटीज़ डॉक्टर को मिलनी चाहिए, मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पे डॉक्टर रुकेंगे भी और चीज़ें बेहतर होंगी। THQ लेवल पर भी अगर ये सारी फैसिलिटीज़ हों और THQ खसूसन BHU RSC अगर आपके इफेक्टिव हो, वहाँ पर थिएटर जो है एक्टिव हो, तो कितना आप समझते हैं कि फ़र्क पड़ सकता है? क्योंकि देखें गली गली मोहल्ले में C-सेक्शन होते जा रहे हैं, वो सब के सब जो है वो कुछ क्वैक्स के डेरों पर हो रहे हैं, कुछ कहीं पर अगर क्वैक्स नहीं है तो कोई ना कोई डॉक्टर उनको शेल्टर कर रहा होता है। इनको क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, फैसिलिटीज़ अगर होंगी, गवर्नमेंट का
चेक होगा, मिनिस्ट्रीज़ हैं उसके ऊपर चेक रखेंगी और हेल्थ डिपार्टमेंट, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर, प्राइमरी सेकेंडरी के सेक्रेटेरिएट वहाँ पे चीज़ों को जब लुक आफ्टर करेंगे और इंस्टीट्यूशंस के जो हेड्स हैं वो मेरिट पर बग़ैर किसी लालच के और बग़ैर किसी की सिफारिश के वहाँ पे लगेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ों की बेहतरी के चांसेस होंगे। और गवर्नमेंट को लालच से और सिफारिश के कल्चर को ख़त्म करना चाहिए और इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को, उन लोगों को ख़ास तौर पर देखना चाहिए कि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किन लोगों में मौजूद है। एक बंदे का प्राइवेट हॉस्पिटल है और वो साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में किसी कॉलेज में वो हेड है या प्रिंसिपल है या एमएस है, तो डेफिनेटली ये चीज़ें देखने वाली हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को टोटल ख़त्म कर देना, अलग-अलग कर देना चाहिए। वो बंदा जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना चाहता है उसको प्राइवेट सेक्टर में काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और वो बंदा जो प्राइवेट में करना चाहता है उसको गवर्नमेंट सेक्टर के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। ये डिवीज़न अगर हम कर दें तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर अलहदा हो जाएगा, तो उसमें चीज़ें डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाएंगी। डॉक्टर साहब देखें, इस तरह का अगर जब भी कोई ना कोई फैसला होने लगता है तो सबसे पहले डॉक्टर कम्युनिटी जो वही सड़कों पर होती है। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। असल में गवर्नमेंट जब ये पॉलिसी देती है ना तो उस पॉलिसी के लिए जिन लोगों की कमेटी बनाती है, कभी उन कमेटियों को देखिएगा, उस कमेटी में लोग ही वो आते हैं जिनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। आप अपने अभी बहुत सारी कमेटियाँ उठा के देख ले, अब मैं नाम नहीं लेता, तो जो भी कमेटी बनती है अगर उनको आप उनके मेंबर्स देख लीजिएगा, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इन चीज़ों को देखना चाहिए और बिल्कुल अच्छी शोहरत वाले लोगों को जिनमें किसी किस्म का कोई लालच ना हो, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, उनको हर तरह की कमेटी में और पॉलिसी साजी के अंदर उनको शामिल करना चाहिए ताकि चीज़ें मेरिट पर और बगैर किसी लालच के आगे जा सकें। मेरे साथ इस वक्त पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर वाजिद साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आगे 2 साल हैं, काम करने हैं बहुत, तो किस तरह देखते? जनरल सेक्रेटरी जो होता है वो किसी भी तंजीम का, किसी चीज़ का, वो रीढ़ की हड्डी का किरदार होता है उसका। देखिए जी, फ़िलहाल तो जो 3 डॉक्टरों के मेन इस वक्त इश्यूज़ हैं, पहला तो हेल्थ केयर कमीशन वाला है। हेल्थ केयर कमीशन का कोई बजट सेंक्शन नहीं है। उन्होंने इन डॉक्टरों को फाइन करने का वहीं से एक सोर्स ऑफ इनकम बना लिया है, डॉक्टरों की इंस्पेक्शन। लेकिन क्वैकरी जिसके लिए प्राइमरीली वो बनाया गया था, क्वैकरी का कोई उन्होंने काम नहीं है। दूसरा ये था कि हेल्थ केयर कमीशन के बगैर कोई किसी डॉक्टर के ख़िलाफ़ कोई FIR वगैरह नहीं होगी, उसकी इंक्वायरी के बगैर, उसके बाद होगी। लेकिन आप देखें कि मुल्तान वाले इंसिडेंट्स में बाकी सब कुछ हो गया है, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन कहीं नहीं है। जितने भी अभी तक इंसिडेंसेस हुए हैं उनमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई, लेकिन हेल्थ केयर कमीशन नहीं है। अब PMA ने वहाँ पे इश्यूज़ उठाए तो उन्होंने कहा जी हमने, वो DPO साहब थे, उन्होंने कहा कि जी हम इस हद तक इंक्वायरी करेंगे कि कोई फोर्जरी तो नहीं हुई पेपर में, लेकिन जो टेक्निकल इशू है वो हेल्थ केयर कमीशन ने अब देखेगा जब सज़ा दे दी गई है। ठीक है, इसी तरह अब ये जो सिक्योरिटी बिल का है, अब सिक्योरिटी बिल का जो मुझे खदशा लगता है कि कहीं वही सिक्योरिटी बिल डॉक्टरों और पैरामेडिकल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना शुरू ना हो जाए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। किस्मत ये है कि जिस चीज़ को ख़त्म करने के लिए कोई कमीशन बनाया जाता है या कोई कमेटी बनाई जाती है, वही कमेटी उस चीज़ को शेल्टर देने लग जाती है। ठीक है, हेल्थ केयर कमीशन का भी ये देखें, अगर आप पेरिफेरी में चले जाएं तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो हेल्थ केयर के जो उनके पैरामीटर्स हैं उसके ऊपर पूरे ही नहीं उतरते। बिल्कुल, सबसे पहले तो गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल्स है ना, वो ही नहीं हेल्थ केयर कमीशन के पैरामीटर। ये तो अभी सलमान रफीक साहब बता रहे थे कि हम 2500 BHUs को इस साल के एंड तक जो है ना वो मुकम्मल तौर पर उसको ऑपरेशनल कर देंगे। नहीं, वो रिवैम्पिंग की बात कर रहे हैं कि बिल्डिंग और रेनोवेशन होगी, लेकिन वो स्टाफ और मेडिसिन किस तरह होगी वो इस वाले में क्वेश्चन है अभी तक। वहाँ पर डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कैसे होगी और पैरामेडिकल स्टाफ की अवेलेबिलिटी? स्टाफ और मेडिसिन में चीज़, टाइलों से तो इलाज नहीं होना ना, तो वो मेडिसिन से होना है, तो वो मेडिसिन के लिए अभी तक उनका कोई है। दूसरा ये जो MD कैट वाली बात हुई है, MD कैट देखिए, अगर एक गवर्नमेंट अपना FSC का एग्ज़ाम नहीं करा सकती तो वो MD कैट के हर साल इश्यूज आते हैं, तो वो हर साल मसाइल पैदा होते हैं, हर साल वही सब कुछ होता है। लेकिन ये एक माफिया क्रिएट हो गया नया 4 या 5 अकेडमीज़ का, जिनके लिए ये शुरू हो गया और वो चलते जा रहे हैं। और अगर हम FSC का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से नहीं करा सकते तो MD कैट में भी वही इश्यूज़ आ रहे हैं जो FSC के एग्ज़ाम में थे। तो जब वो हमारी गवर्नमेंट कहती है कि हमने सेंट्रलाइज पेपर चेकिंग कर दी है, तो अब पेपर
बोर्ड के दफ्तर में ही चेक होना है और अक्रॉस यानी इंटर बोर्ड चेंजेस हैं एग्जामिनर्स की, तो जब एक बोर्ड का पेपर चेक करने के दूसरे बोर्ड का एग्जामिनर उसी बोर्ड के ऑफिस में आके चेक करेगा, तो फिर गवर्नमेंट को अपने एग्जाम पे ट्रस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट भी आपके साथ है, गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं आपका साथ देंगे हर मामले पे आपके साथ। आज की तकरीब में भी आए, स्पीकर साहब भी आए, तो अब तो आगे आपने उनको ऑन बोर्ड लेना है, उनको ये बताना है कि हमें पॉलिसीज़ में शामिल किया जाए। ठीक है, अब ये तंजीम को पीएमए को आपने लेके चलना है। आप समझते हैं कि 2 साल में आप ये चीज़ें तब्दील करवाने में कितने कामयाब हो पाए? वो जैसे निज़ामी साहब ने आपसे कहा ना कि 2007 में जब नवाज शरीफ साहब वापस आए थे तो उनको रिसेप्शन दी गई थी, वहाँ ये सारी वो चीज़ें हाईलाइट करके गए थे कि आइंदा हर मीटिंग में, हर पॉलिसी में पीएमए को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि देखें, अगर हेल्थ मिनिस्टर की बात की जाए, गवर्नमेंट की बात की जाए, तो उन्होंने कह दिया है कि 2500 के करीब BHUs को इस साल के आखिर तक वो ऑपरेशनल कर देंगे। अगर 2500 BHUs और उसके साथ साथ RICs, THQs ऑपरेशनल हो जाएं, वहाँ पर हेल्थ की वो सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल हो, मेडिसिन अवेलेबल हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हो, तो मेरे ख्याल में ये हेल्थ के एक शोबे में पंजाब के लेवल पर एक इनकलाब आ जाएगा और बहुत ही बड़ी हद तक क्वैकरी के ऊपर काबू पा लिया जाएगा। और इसी तरह बहुत सारे मसाइल हैं वो जो कि हल तलब है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पीएमए को अपने साथ लाए, इनको पॉलिसीज़ में अपनी में शामिल किया जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। कैमरामैन चांद के साथ मोहम्मद शहजाद।